Hi, welcome to e-learning session for Grade 10 SS Geography. Again, I am your mentor Ajit Kumar. We are studying chapter 6, that is manufacturing industry. In this chapter so far we have seen importance of manufacturing industry, agro industries, then contribution of manufacturing industry in Indian economy, then location, industrial location, the prime factors which determine the industrial location. Then we studied about agglomeration economies, then classification of industries. Then we saw agro industry. In that, uh, we started with cotton industry. Then we discussed about jute industry, sugarcane industry. Then we studied about um, iron and steel industries. In the next chapter session, we discussed about aluminium smelting. So we'll continue this with chemical industries. So during our previous session, we have seen how do we produce aluminium. This is an entire product process where we produce aluminium from bauxite. Bauxite is converted to alumina. From alumina, we get aluminium. We has also seen a YouTube video regarding this. तो आपका आई बिलीव कि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा बॉक्साइट से एल्यूमिनियम का फॉर्मेशन का. तो टुडे विल बी स्टडिंग अबाउट केमिकल इंडस्ट्री. तो जब भी केमिकल इंडस्ट्री को आप देखेंगे तो केमिकल इंडस्ट्री भी एक ऐसी इंडस्ट्री है जो बाकी कई सारी इंडस्ट्रीज़ को रन करने के लिए ज़रूरी पड़ेगी. अगर आप बात करें कि मैं टाइल्स की बात करूँ, सिरेमिक इंडस्ट्री की या किसी भी इंडस्ट्री की, हर जगह कुछ न कुछ ऐसे केमिकल्स हैं या ऐसे उसके रॉ मटेरियल हैं जो कि हमें केमिकल इंडस्ट्री से मिलेगा. चलिए तो आज देखते हैं इसके बारे में. द केमिकल इंडस्ट्री इन इंडिया इज़ फास्ट ग्रोइंग एंड डाइवर्सिफाइंग. इट कंप्राइजेस ऑफ बोथ लार्ज एंड स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स. तो हमारा इंडिया का जो केमिकल इंडस्ट्री है बहुत फास्ट ग्रोइंग है, डाइवर्सिफाई कर रहे हैं. मतलब हमारा जो प्रोडक्ट रेंज होगा प्रोडक्शन में, हम अलग अलग चीज़ें प्रोड्यूस करने शुरू कर चुके हैं. और जहाँ तक इंडस्ट्री के साइज़ की बात होगी तो क्लासिफिकेशन में आपने पढ़ा है माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंड एसएसआई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. तो इस तरीके से हर कैटेगरी की इंडस्ट्री मिलेगी आपको केमिकल इंडस्ट्री में. लार्ज ग्रोथ रैपिड ग्रोथ हैज़ बिन रिकॉर्डेड इन इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सेक्टर. तो ये जो हमारा ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सेक्टर है केमिकल्स का, आपने केमिस्ट्री में देखा ही होगा. केमिस्ट्री के दो पार्ट मिलते हैं आपको, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो तो दोनों सेक्टर में हमारा ग्रोथ मिलता है हमें. इनऑर्गेनिक केमिकल्स लाइक सल्फ्यूरिक एसिड used in fertilizer, synthetic fiber, plastic, adhesive, paint, dyes, stuff, nitric acid, alkalis, potash, uh, caustic soda. These industries are widespread over the country. तो यहाँ पे ये जितने हम लोग केमिकल्स की बात कर रहे हैं, चाहे वो सल्फ्यूरिक एसिड हो, तो सल्फ्यूरिक एसिड का यूटिलाइजेशन कहाँ कहाँ मिलेगा आपको. तो फर्टिलाइज़र में मिलेगा, सिंथेटिक फाइबर्स बनाने के टाइम, प्लास्टिक, एडेसिव पेंट्स, नाइट्रिक एसिड, एल्कलीज, पोटैश. फिर सोडा ऐश जो है, सोडा ऐश का यूज़ आपको ग्लास सोप एंड डिटर्जेंट पाउडर पेपर में मिलेगा. अगेन कॉस्टिक सोडा बहुत सारी जगह यूज़ होता है. अगर आपको अपना लास्ट वीडियो याद हो तो उसमें भी हमने देखा था कि जो हमारा बॉक्साइट है, बॉक्साइट के साथ हमने कॉस्टिक सोडा भी ऐड किया था एल्यूमिना निकालने के लिए, ताकि उसमें से डिज़ोल्व कर पाए इम्प्योरिटीज़ को. तो दीज इंडस्ट्रीज आर वाइड स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री.
तो ये जितनी जो हमारी केमिकल इंडस्ट्री है, जिसको आगे फिर हमने क्लासिफाई किया ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सोडा ऐश, एल्कलीज, कॉस्टिक सोडा, ये सारी चीज़ें वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट बना रहा है और इंडिया के अलग अलग कॉर्नर्स में मिलेगा। अगर आप स्पेशली गुजरात में देखें तो गुजरात में काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन है हमारे यहाँ। ऑर्गेनिक केमिकल्स इंक्लूड petrochemicals which are used for manufacturing of synthetic fibers, synthetic rubber, plastic, dyes, stuff, drugs, pharmaceuticals। तो ऑर्गेनिक केमिकल्स जो हैं हमारे, ऑर्गेनिक केमिकल्स को अगर आप देखें तो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ में मिलेगा। जब पेट्रोकेमिकल की आप बात करेंगे तो पेट्रोकेमिकल तो खुद ही एक वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट है। आपको याद होगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम पढ़ते थे कि क्रूड ऑयल को निकालते हैं, क्रूड ऑयल हमारा ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, वहाँ से निकाला, फिर उसकी प्रोसेसिंग करके फिर हमने उसमें से वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट निकलता है। तो वहाँ पे भी हमने देखा कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है पेट्रोकेमिकल्स। फिर इसका यूज़ कहाँ कहाँ होगा, तो अगेन सिंथेटिक फाइबर बनाने के लिए जितने फाइबर या प्लास्टिक, नायलॉन मिलता है आपको, यूज़ करते हैं हम लोग, ये सारे के सारे प्लास्टिक का फॉर्मेशन बनते हुए प्रोडक्शन देखा है किसी ने? आई थिंक हमारे मोरबी में भी कई प्लांट्स हैं। तो इन सब को बनाने के लिए सिंथेटिक फाइबर के ऐसे बॉल्स आते हैं, है ना, उसको फिर आगे प्रोसेस करके प्लास्टिक बनाते हैं, फाइबर बनाते हैं। देयर आर सो मेनी इंडस्ट्रीज नाउ डेज विच आर वर्किंग ऑन नॉन वूवन फैब्रिक। अब जब प्लास्टिक बैन हो गया तो नॉन वूवन फैब्रिक आ गया। अगेन उसके लिए आपको पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री से निकला हुआ रॉ मटेरियल यूज़ करेंगे। फिर अगेन इसका यूज़ आपको दिखाई देगा डाइज एंड स्टफ्स बनाने में। जो हमारे कलर्स हैं, अलग अलग डिफरेंट डाइज हैं, उसमें कलर पिगमेंट्स मिला के, कलर के अलग अलग पिगमेंट्स मिला के वहाँ पे इस डाई में यूज़ कर रहे हैं। ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल में भी यूज़ हो रहा है। तो ऑर्गेनिक केमिकल प्लांट्स आर लोकेटेड नियर ऑयल रिफाइनरीज एंड पेट्रोकेमिकल प्लांट्स। तो अगेन ये इस बात को फिर अगर हम लोकेशन वाले अपनी बात से जोड़ लें, ठीक, हम पहले ही बात कर चुके हैं इंडस्ट्रियल लोकेशन। इस पार्ट को अगर आप केयरफुली देखें, इट सेज ऑर्गेनिक केमिकल प्लांट्स आर लोकेटेड नियर ऑयल रिफाइनरीज एंड पेट्रोकेमिकल प्लांट्स। तो इसका तो सीधा सीधा मतलब है भाई हम यहाँ पे क्यों लगा रहे हैं इस प्लांट को, ऑर्गेनिक केमिकल प्लांट को, ताकि ऑयल रिफाइनरीज से हमें आराम से रॉ मटेरियल मिल जाए, ताकि हमारा कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कम हो जाए। यही तो हमने पढ़ा था कि यही सारे फैक्टर्स, इजी अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, तो यहाँ जहाँ रॉ मटेरियल अवेलेबल है वहाँ मिले इस्टेब्लिश होगा। द केमिकल इंडस्ट्री इज its own largest consumer. Basic chemicals undergo processing for further produce other chemicals that are used for industrial application, agriculture and directly for consumer market. Make a list of products. चलिए, तो केमिकल इंडस्ट्री जो है, एक केमिकल सपोज प्रोड्यूस किया एक इंडस्ट्री ने, अब नेक्स्ट इंडस्ट्री उस केमिकल को रॉ मटेरियल की तरह यूज़ करेगी, सेकंड प्रोडक्ट बनाएगी। उस सेकंड प्रोडक्ट को यूज़ करके कोई थर्ड इंडस्ट्री फोर्थ कंज्यूमर गुड तैयार करेगी। इस तरीके से यू विल फाइंड कि जो केमिकल इंडस्ट्री है वो अपने लिए, खुद के लिए ही कंज्यूमर बन गया। मीन्स एक इंडस्ट्री एक सामान बना रहा है, वही सामान नेक्स्ट इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल बन जाता है। Basic chemicals undergo processing to further produce chemicals that are used for industrial application, agriculture and directly consumer market। ठीक है, यहाँ तक बात हमारे समझ में आ चुकी है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री के बारे में। फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री है।
और ये क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए? बिकॉज हम एक एग्रीकल्चर पे निर्भर देश हैं, बिकॉज वी एंटायरली डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर. The fertilizer industry is centered around the production of nitrogenous fertilizers, phosphatic fertilizer, and ammonium phosphate, and complex fertilizers which have a combination of nitrogen, phosphate, and potash. तो यहाँ पे the third, that is potash, is entirely imported, as country does not have any reserve of commercially usable potash or potassium compound in any form. तो जो हमारे एग्रीकल्चर में हम लोग फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं वो अलग अलग टाइप के मिलेंगे आपको. तो कहीं आपको नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र रहेगा जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा रहेगी. और ये नाइट्रोजन बेसिकली हम क्यों यूज़ कर रहे हैं कि आपने पढ़ा है अपने जोग्राफी में भी और बायो में भी, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज होते हैं, नाइट्रोजन साइकिल के बारे में, कि सॉइल अपनी फर्टिलिटी खुद ही गेन करता है नाइट्रोजन साइकिल से. अगर सॉइल अपनी फर्टिलिटी या नाइट्रोजन का लेवल अपने आप रीगेन नहीं कर पा रहा, तो उस केस में वी हैव टू एडिशनली गिव दिस इनपुट ऑफ नाइट्रोजन एज फर्टिलाइजर. सेकेंड इज फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर. अगेन पोटैश या फॉस्फोरस का कंटेंट ज़रूरी है सॉइल के लिए, वो हो गया. और एक तीसरा टाइप का जो रहता है डीएपी. डीएपी एक अगेन कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र है जिसमें तीनों चीज़ें रहेंगी आपकी. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि जो हमारा पोटैश है, पोटैश इंडिया में अवेलेबल नहीं है रिज़र्व. ये हमें बाहर से इंपोर्ट करके यूज़ करना पड़ेगा जब हम इसे डीएपी फर्टिलाइज़र में यूज़ करेंगे. तो जितने भी यूरिया, डीएपी, नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र हैं, ये सारे हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्रिटिकल है. क्यों? क्योंकि डायरेक्टली ये हमारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बूस्ट करते हैं. चलिए अब आगे देखें. आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन द इंडस्ट्री एक्सपैंडेड टू सेवरल अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री. तो जैसे हमारे देश में ग्रीन रेवोल्यूशन को ऑनसेट हुआ, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन को ऑनसेट हो रहा है, मतलब हमारा जो कंजम्पशन लेवल है किसका, फर्टिलाइज़र का, इंसेक्टिसाइड का, पेस्टिसाइड का, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स का, वो सारा शूट अप हो गया. क्यों? क्योंकि अब तो हमारा जो एग्रीकल्चर का तरीका है वो तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड में हम लोगों ने स्विच ओवर कर दिया कन्वेंशनल फार्मिंग से ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद. तो हमारी जो डिपेंडेंस है वो बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र पे रहेगी. तो जब हमारा डिमांड फर्टिलाइज़र का बढ़ा इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद, तो इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में फर्टिलाइज़र की फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश की गई. गुजरात, तमिलनाडु, यूपी, पंजाब, केरला contributed towards half of the fertilizer production. तो ये कुछ राज्य, 6 राज्य ऐसे निकले जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं. या यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि हाफ ऑफ द फर्टिलाइज़र का जो प्रोडक्शन है गुजरात, तमिलनाडु, यूपी, पंजाब, केरला अकेले कर लेता है. अदर सिग्निफिकेंट प्रोड्यूसर्स आर आंध्र प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, असम, वेस्ट बंगाल, गोवा, दिल्ली, MP एंड कर्नाटका. सो ऑल इन ऑल इफ़ यू सी कि जो फर्टिलाइज़र की इंडस्ट्रीज़ हैं, इनका जो बेस लोकेटेड है वो पैन इंडिया है. ठीक, पूरी इंडिया में इसको स्केटर करके लगाया गया ताकि हर राज्य के लिए आराम से फर्टिलाइज़र अवेलेबल हो. और मगर चीफ प्रोड्यूसर्स वे तमिलनाडु, यूपी, पंजाब एंड केरला एंड गुजरात. गुजरात में होने का कारण तो एक ये भी है कि गुजरात में बहुत ज़्यादा केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं. केमिकल इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा हैं तो डायरेक्ट बेनिफिट है कि आपको जो भी केमिकल चाहिए फर्टिलाइज़र बनाने के लिए वो इजीली अवेलेबल रहेगा.
तो इसीलिए गुजरात का नाम यहाँ आपको ज़्यादातर दिखाई दे रहा है पहले नंबर पे। नेक्स्ट इज सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री एक बहुत ही अगेन क्रिटिकल इंडस्ट्री है। किसी भी कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है तो जैसे हम बात कर रहे थे स्टील एंड आयरन के टाइम पे कि स्टील एंड आयरन की ज़रूरत पड़ेगी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, सिमिलरली यू विल ऑल्सो नीड सीमेंट इंडस्ट्रीज़। सीमेंट इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए चाहिए, चाहे आप रोड बनाना चाहें, ब्रिज बनाना चाहे, घर बनाना चाहें या बिल्डिंग्स बनाने चाहें, हर चीज़ के लिए फॉर एनीथिंग यू जस्ट थिंक ऑफ एनीथिंग, क्रिएटिंग एनीथिंग, और इवन आप एक नया सेरामिक इंडस्ट्री लगाना के लिए ट्राई करेंगे तो भी अगेन यू विल नीड बेसिक सीमेंट। तो सीमेंट इंडस्ट्री किसी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। Cement is essential for construction activities such as building factories, bridges, road, airport, dams and other commercial establishment। तो कोई भी आप नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो आपको सीमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमारा सीमेंट इंडस्ट्री विल बिकम वेरी इम्पॉर्टेंट। दिस इंडस्ट्री रिक्वायर्स बल्की एंड हैवी रॉ मटेरियल। जब हमारा सीमेंट बनाने का प्रोसेस है उसमें जो रॉ मटेरियल है वो काफ़ी बल्की है, हैवी है। लाइमस्टोन, सिलिका, जिप्सम, कोल, इलेक्ट्रिक पावर आर नीडेड फ्रॉम रेल ट्रांसपोर्टेशन। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स को अगर आप देखिए तो रिक्वायरमेंट बनाने के लिए रॉ मटेरियल में हमें चाहिए रहेगा लाइमस्टोन, सिलिका, जिप्सम, ये सारे बल्की आइटम्स है। देन अगेन कोल चाहिए हमें स्मेल्टिंग के लिए, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक पावर की ज़रूरत पड़ेगी और रेल से ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें अगेन हमें प्राइमरी फैक्टर्स हैं जो हमारा यहाँ पे, अगर आप फिर यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक में हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्री कहाँ कहाँ लोकेटेड है। तो अवेलेबिलिटी, पहला लाइमस्टोन, सिलिका, जिप्सम की अवेलेबिलिटी हो, कोल एंड इलेक्ट्रिक पावर कंटिन्यूसली अवेलेबल हो और रेल ट्रांसपोर्टेशन का नेटवर्क अच्छा हो। ये सारी चीज़ें जहाँ मिलेंगी वहाँ सीमेंट इंडस्ट्री ग्रो करेगा। द इंडस्ट्री हैज़ स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड प्लांट्स इन गुजरात दैट हैव सूटेबल एक्सेस टू द मार्केट इन गल्फ कंट्रीज। तो गुजरात में काफ़ी ज़्यादा है सीमेंट इंडस्ट्रीज। पहला कारण कि यहाँ रॉ मटेरियल ईजीली अवेलेबल है, बिजली की पूरी अवेलेबिलिटी है। देन कोल हमें आराम से मिल रहा है। इवन आप मोरबी में देखेंगे तो मोरबी में इंपोर्ट किया जाता है, इंडोनेशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया से इंपोर्ट करने के लिए बहुत सारे फर्म्स हैं जो करते हैं। तो हमारे यहाँ अवेलेबिलिटी इन सारे फैक्टर्स की है। अगेन रेल एंड रोड ट्रांसपोर्टेशन इज ईजीली अवेलेबल। साथ में गुजरात के पास जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इंडस्ट्री बनाने के लिए वो है कि मैं अगर यहाँ गुजरात में न केवल सीमेंट की बात करूँ या मैं किसी भी इंडस्ट्री की बात करूँ, अगर मैं गुजरात में एक किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहा हूँ तो मेरा जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा कंज्यूमर गुड का, जो फिनिश्ड गुड का है, वो ना केवल डोमेस्टिक मार्केट का मतलब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं विद इन इंडिया। अभी सपोज प्रोडक्शन हो गया तो प्रोडक्शन एक तो ये मेरा अगर इंडियन बाउंड्री है तो विद इन इंडिया, गुजरात हम यहाँ हैं कहीं तो गुजरात पूरे इंडिया के डोमेस्टिक मार्केट के लिए भी केटर कर सकता है। सिमिलरली इसके जो पोर्ट्स हैं, ठीक, हमारे पास पोर्ट्स भी हैं बड़े बड़े। अब इन पोर्ट्स के थ्रू हम गल्फ़ कंट्रीज़ को टच कर सकते हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ को टच कर सकते हैं, यूरोप तक पहुंच सकते हैं, ठीक। तो ये एक स्ट्रैटेजिकल एडवांटेज है गुजरात के लिए कि वो डोमेस्टिक मार्केट्स को भी टच कर सकता है, गल्फ़ कंट्रीज़ को टच कर सकता है। वाई? बिकॉज इट हैज़ गॉट ईजी एक्सेस टू पोर्ट्स। The first cement plant was set up in Chennai in 1904. After independence, the industry expanded. जो इंडिया की जो पहली सीमेंट इंडस्ट्री थी 1904 में चेन्नई में लगाई गई। उसके बाद
बहुत ज़्यादा रैपिड एक्सपेंशन हुआ है. Improvement in quality has found the produce a readily available market in East Asia, Middle East, Africa, South Asia, apart from large demand within the country. तो हम अपनी अब हमारा प्रोडक्शन के बारे में अगर आप यहाँ देखिए स्टेटमेंट को रेफर करें कि हमारी एक तो क्वालिटी इम्प्रूव हुई है और हमारा जो प्रोडक्शन है वो एक्सपोर्ट भी हो रहा है. एक्सपोर्ट कहाँ कर रहे हैं हम? ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, साउथ एशिया, यहाँ पे हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं. मगर साथ के साथ हमारे विद इन डोमेस्टिक मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केट मतलब इंडिया के अंदर ही हमारे सीमेंट की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि हम एक ग्रोइंग कंट्री हैं. ग्रोइंग कंट्री हैं तो हमारे यहाँ डेवलपमेंट का, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कंटिन्यूसली चलता रहेगा. तो हमारे देश में खुद ही डिमांड काफ़ी है, फिर भी उसके बाद भी जो सरप्लस है उसे हम ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका एंड साउथ एशिया में एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं. दिस इंडस्ट्री इज डूइंग वेल इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज एक्सपोर्ट. तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो भी अच्छा है, एक्सपोर्ट भी हो रहा है, डोमेस्टिक मार्केट की डिमांड्स को भी फुलफिल कर पा रहे हैं हम लोग. एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू जनरेट एडिक्वेट डोमेस्टिक डिमांड एंड सप्लाई इन ऑर्डर टू सस्टेन दिस इंडस्ट्री. तो अब कोशिश ये रहेगी कि हम डोमेस्टिक मार्केट में ही इतनी ज़्यादा डिमांड बना के रखें और उसकी सप्लाई कंटिन्यूस करते रहें, तो ये इंडस्ट्री कंटिन्यूस ग्रो करता रहेगा. राइट, कि भाई मुझे एक्सपोर्ट कब करना पड़ेगा? जब डोमेस्टिक मार्केट में उसकी डिमांड ना हो. अगर मेरी डोमेस्टिक मार्केट में ही उस प्रोडक्ट की या सीमेंट की इतनी डिमांड हो तो एक्सपोर्ट के लिए हमें सोचना कम पड़ेगा. मगर एक्सपोर्ट करना किसी भी प्रोडक्ट को बहुत ज़रूरी है. वाई? एक्सपोर्ट जब हम कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट को, तो हम सिर्फ पैसे ही नहीं कमा रहे. जब हमारा सामान एक्सपोर्ट होता है तो हम फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व जो है हमारा फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज का जो रिज़र्व है वो भी इंडिया में लाते हैं. सपोज़ मैंने एक सामान यूएस को बेचा या यूके में बेचा, तो यूएस वाले ने जब वो सामान ख़रीदा तो वो जो उसका पेमेंट आएगा हमारे पास वो डॉलर्स में आएगा. तो हमारे देश का फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व बढ़ रहा है. तो एक्सपोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है. डोमेस्टिक मार्केट को तो केटर करें ही, साथ में जैसे ही हम एक्सपोर्ट करना शुरू करते हैं हमारा फॉरेक्स रिज़र्व बढ़ता है. चलिए, विल पुट एन एंड टू दिस सेशन हियर इटसेल्फ. Tomorrow we'll continue with automobile industry, information technology and electronics industry. Then in coming days we'll discuss about pollution, right? और मेरे ख्याल से विद इन नेक्स्ट 3 days we'll be able to wind up this. Tomorrow I'll come up with a video where we'll discuss about द डिलीशन ऑफ चैप्टर्स. सीबीएसई ने जो नया गाइडलाइंस दिया है उसके बाद जो चैप्टर्स डिलीट किए हैं, तो विल हैव अ कंपैरिजन पिछले साल के सिलेबस में और इस साल के सिलेबस में. तो हम कितने फ़ायदे में हैं वो हम देखने की कोशिश करेंगे कि करंट सिलेबस में हमारे लिए क्या क्या डिलीट हुआ है. तो यू विल नॉट बी सो हैप्पी टू हियर दिस कि ऑलरेडी हमारे जो चैप्टर्स उन्होंने डिलीट किए हैं वो इंटरनल असेसमेंट के लिए मार्क किए हुए थे. तो कल हम इसके ऊपर थॉरो डिस्कशन करेंगे. विल इंक्लूड दैट पार्ट इन आवर वीडियो, जहां हम कंपैरिजन कर लेंगे पिछले साल के सिलेबस का और इस साल के सिलेबस का. चलिए, बाय बाय.